नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट। संविधान का अनुच्छेद जो है वो 63 जो है, आर्टिकल 63 बात करता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 63 में बताया गया है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि इस पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो ये पोस्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड है, यानी ये प्रोविजन हमने अमेरिकी संविधान से लिया हुआ है। और यदि इन्हें वरीयता के क्रम में देखा जाए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वरीयता के क्रम में दूसरे नंबर पे होते हैं। पहले नंबर पर प्रेसिडेंट और दूसरे क्रम पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और इनके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 63 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 64 में बताया गया है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिशियो, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पदेन सभापति, यानी एक्स ऑफिशियो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये राइट। तो 64 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। अब इनके इलेक्शन के बारे में देखा जाए तो 63 पोस्ट के बारे में बात कर रहा है। 64 जो है वो कहता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, कहां के? काउंसिल ऑफ स्टेट के, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। और फिर यहां पे इनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करें, इनके चुनाव के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल आपका 66 में बताया गया है। इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो मिलकर के बना होगा। किससे मिलकर के बना होगा? ये आपका बना है लोकसभा और एलएस और आरएस, यानी पार्लियामेंट के। और यहां ये पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में कौन है? लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, यहां पे वर्ड इलेक्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो जो भी मेंबर्स हैं आपके ऑफ द पार्लियामेंट, वेदर दे आर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। यहां पे थोड़ा सा अंतर आपको बता दें कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में जो वहां पे 54 के बारे में बात किया गया था, वो यहां पे 66 के बारे में बात किया गया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जो बात की गई थी, वहां पे उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज था, जो निर्वाचक मंडल था उनका, उनमें कौन था? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जबकि वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ यहां पे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात किया गया है, वेदर दे आर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। तो ये इनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करता है 66 के बारे में। इनका जो चुनाव होगा इन्हीं के द्वारा, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड है चाहे वो निर्वाचित हैं, इनके इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। अगेन इनका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लिए इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन आ सकता है यहां पे? तो ये भी आपके आर्टिकल 66 में बताया गया है। तो उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये 35 ईयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया हो इन्होंने, यानी भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु जो है ये पूरा कर चुके हो, और ये राज्यसभा के मेंबर के तौर पर क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, यानी दे हैव एलिजिबिलिटी टू क्वालिफाई द आरएस, मेंबर ऑफ आरएस। और ये राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहां पे उनकी एलिजिबिलिटी किसके लिए थी? वहां पे एलएस के लिए थी, और यहां पे किसके लिए है? आरएस के लिए है। तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 वर्ष आयु कंप्लीट कर लिया हो इन्होंने, और ये राज्यसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित होने की इनके पास अर्हता होनी चाहिए, और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स को ये होल्ड नहीं करने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, लाभ का पद जो है, ये कहीं पे परिभाषित नहीं किया गया, ना तो संविधान में ना ही किसी अधिनियम के अंतर्गत। और इसके लिए एक एक्ट लाया गया था, दी पार्लियामेंट, इसे याद कर लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट
और 1959 ये एक एक्ट पास किया गया था, दी पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, और जहां पे ये बता दिया गया था कि कौन से पद हैं जो क्लास बताया गया है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं कंसीडर किए जाएंगे। तो इस एक्ट के थ्रू इसे डिसाइड किया गया। तो बेसिक क्वालिफिकेशन इनका जो है ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, आरएस के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर ये नहीं होने चाहिए, और इनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के नाम निर्देशित और निर्वाचित दोनों सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। अब आप देखिए इलेक्शन होने के बाद से इनका ओथ जो है वो 69 में बताया गया है। आर्टिकल 69 में शपथ के बारे में बात किया गया है, और यहां पे इनके द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो किस बात के लिए शपथ लिया जा रहा है? मैंने आपको राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया था जो आर्टिकल 60 में है, और वहां पे ये मेंशन किया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे, और अपनी बेस्ट एबिलिटी के द्वारा भारत के नागरिकों के उनके वेलफेयर के लिए कार्य करेंगे। जबकि यहां पे ये विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं, टू ट्रूथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस बात की शपथ लेते हैं, और ये आर्टिकल 69 में बताया गया है। अब शपथ लेने के बाद इनका टेन्योर जो होता है, टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, ये आर्टिकल कौन सा है? ये यहां पे बता दिया है, जिस दिन से ये अपनी पोस्ट में इंटर कर रहे हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरिंग ऑफ हिज हाउस, उससे 5 वर्ष तक, ये 5 वर्ष तक का कार्यकाल जो है वो पूरा करेंगे। और 67 के क्लॉज में ही बता दिया गया है कि ये तब तक अपने पोस्ट को होल्ड करते हैं जब तक कि इनका सक्सेसर उस पोस्ट को होल्ड ना कर ले। ठीक है, ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे, यानी 5 वर्ष के बाद भी बने रह सकते हैं उस पद पर जब तक कि वो इनका कोई सक्सेसर ना आ जाए। अगेन देखा जाए तो ये तो इनका जनरल टर्म है जो 5 इयर्स होता है, लेकिन इसके पहले भी ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, दे करके ये क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं पद से। दूसरी चीज यहां पे ये है कि राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो कुल सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा संकल्प ला करके इनको इनके पद से जो है वो रिमूव किया जा सकता है, और जिस पर लोकसभा इस बात से सहमत है। यानी टोटल मेजॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो वहां के मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की मेजॉरिटी के द्वारा ऐसा संकल्प ला करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, और जिस पर लोकसभा इस बात से सहमत होती है उन्हें रिमूव किया जा सकता है। तो बाय द रेजिग्नेशन, और दूसरा जो है बाय द काउंसिल। और यदि किसी कैजुअलिटी के थ्रू यदि इनका पोस्ट खाली होता है, तो मैंने आपसे बताया था कि राष्ट्रपति के लिए ये टाइम फिक्स किया गया है। राष्ट्रपति के लिए बताया गया था कि ऐसी कैजुअलिटी के 6 महीने के भीतर उनके पोस्ट को जो है वो फिलअप किया जाएगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए शब्द जो लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, इस वैकेंसी को क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। सपोज वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जा रही है, तो डेथ होने के बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी वो कितने दिन के भीतर फिलअप होगी, ये बात मेंशन नहीं किया गया है कहां पे, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जबकि प्रेसिडेंट के लिए क्या है 6 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल। तो ये मैं आपको बता दिया कि यहां पे इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल है, जनरल है, लेकिन ये रेजिग्नेशन विद द एड्रेस इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ये रिजाइन कर सकते हैं। दूसरा, राज्यसभा के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा संकल्प ला करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, और जिस पर लोकसभा सहमत है। और तीसरी कंडीशन बताया कि यदि ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो एज सून एज ऐसी वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया यदि सामान्य टर्म ये पूरा कर रहे हैं तो ये अपने पद को तब तक होल्ड करते हैं जब तक कि इनका सक्सेसर उस पद पर नहीं आ जाता है। तो ये टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात हो गई। अब इनके फंक्शन के बारे में देखा जाए तो आर्टिकल 65 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। यहां पे 2 कंडीशन है और 2 तरीके से ये परफॉर्म करेंगे। पहली चीज तो ये कि जब हमारे प्रेसिडेंट महोदय जो है वो किसी इवेंट के द्वारा, किसके द्वारा, डेथ के द्वारा, दूसरा जो है रिमूवल के द्वारा, या किसके द्वारा,
रेजिग्नेशन के द्वारा यदि इनका पद खाली हो रहा है आर अदरवाइज इसके द्वारा खाली हुआ है, या प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी बिकॉज ऑफ, यानी प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ इलनेस, एब्सेंस और अदरवाइज। तो यहां पे दो कंडीशंस में प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट हो सकती है। पहला कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, या उनका रिमूवल किया गया इंपीचमेंट के द्वारा, या उनका रेजिग्नेशन हो गया है, या कोई अन्य कारण है, या वो एब्सेंट है, ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, अपने फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे। तो ये किसकी वजह से, बीमारी की वजह से, या अपनी एब्सेंस की वजह से, या कोई अन्य कारण है। तो दोनों की कंडीशन में देखिए उनकी पोस्ट को कौन होल्ड करेगा, यहाँ पे 65 में बताया गया है प्रेसिडेंट की जगह कौन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट। कौन लेगा, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी जगह पे काम करेंगे और यहां पे भी काम करेंगे। अब दोनों की कंडीशन में अंतर क्या है कि यदि ऐसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट कार्य कर रहे हैं तो कितने दिन के भीतर ये वैकेंसी फिलअप की जानी चाहिए, 6 मंथ। मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट यदि ऐसी कैजुअलिटी से यदि उनकी डेथ हुई है तो कितने दिन के भीतर, 6 मंथ के भीतर भरी जानी चाहिए। इस समय तक उस पोस्ट को कौन होल्ड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे। और जिस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करते हैं उस समय वाइस प्रेसिडेंट के पावर, प्रिविलेजेस, उनके लिए इम्यूनिटीज, उनकी सैलरी, उनके अलायंस सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, सारे के सारे जैसे प्रेसिडेंट के पास होते हैं वो सारी चीज वो होल्ड करेंगे। अगेन जरा देखिए, यदि इलनेस की वजह से या एब्सेंस की वजह से तो वो उस पोस्ट को कब तक होल्ड करेंगे, तो जब तक प्रेसिडेंट उसको रिज्यूम नहीं कर लेते हैं, अपनी पोस्ट को रिज्यूम नहीं कर लेते हैं, यानी बीमार है तो सही हो जाए, या एब्सेंस है किसी कारण से अनुपस्थित है तो वो उपस्थित हो जाए, तो तब तक उस पोस्ट को होल्ड करते हैं जिस समय तक वो अपनी पोस्ट को रिज्यूम नहीं कर लेते हैं, राइट। तो यहां पे जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होगा, फिर जब तक इलेक्शन होगा फिर जब आएंगे तब वो उस पोस्ट को खाली करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि 65 में ये उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने आपसे बताया कि वाइस प्रेसिडेंट ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इनका जो वेतन होता है और भत्ता जो होता है वो आर्टिकल 97 के अंतर्गत, कहां पे, 97 के अंतर्गत किसके तौर पर होता है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में इनको उसके लिए सैलरी दी जाती है। बोलो बेटा। अब यहां पे लेकिन जब ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं तो उस समय एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर कार्य नहीं करेंगे और उस समय उनका वो वेतन नहीं मिलेगा। उनको कौन सा वेतन दिया जाएगा, ये प्रेसिडेंट का सैलरी दिया जाएगा। इस बात को भी आपको माइंड में रखना है, क्लियर हुआ। और उस समय वो काउंसिल ऑफ स्टेट के किसी फंक्शन को डिस्चार्ज नहीं करेंगे जिस समय वो इस पोस्ट को होल्ड करते हैं। अगेन इज इट क्लियर और नॉट। चलिए अब यहां पे देखिए, और यदि इसी को देखा तो ऐसी कंटिजेंसी से निपटने के लिए एक एक्ट पास किया गया था जो आर्टिकल 70 में बताया गया। कहां पे बताया गया है, आर्टिकल 70 में बता दिया गया है। क्या बता दिया गया है, हाँ यही होगा भाई, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट। करेक्ट करिए इसको, ये क्या है आपका 1969, ठीक है। प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एक्ट, दिस इज अ करेक्ट वर्जन, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए मैंने एक एक्ट और बताया था, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1955 पास हुआ था और जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से उनका इलेक्शन होना है, 1952 का। यस, तो अब मैं जो बता रहा हूं ये आर्टिकल 71 इस बात को मेंशन करता है, मेंशन कर रहा है कि यदि इनके बीच में इनके इलेक्शन के संबंध में यदि कोई डिस्प्यूट अराइज करता है तो वो यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यदि कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ये कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ये पूरी बातें जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।